हेलो, मेरा नाम है अभिषेक वर्धन और आप सभी का स्वागत है साइंस ज्ञान चैनल में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था फेजेस इन लाइफ साइकिल। उसमें हम लोगों ने जुवेनाइल फेज के बारे में पढ़ा था। जुवेनाइल फेज क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लायक हुआ, इस दोनों टाइम के बीच में जो समय था उसको क्या बोल दिए हम लोग? जुवेनाइल फेज। अगर यही केस प्लांट में होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव फेज। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज और क्या होता है सेंसेंट फेज। तो चलिए जानते हैं। यहां पर बताया गया है रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन रिप्रोडक्टिव फेज। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब उसके बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिवेट हुए तो उसके बीच में जो टाइम था उसको कहा जुवेनाइल फेज। और जब उसके बॉडी में रिप्रोडक्शन करने के लिए जो गैमीट का फॉर्मेशन था वो होना स्टार्ट हो गया है, अब वो बच्चे को जन्म देने के लिए कैपेबल हो गया है, तो उस समय को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस समय रिप्रोडक्शन करके एक नया ऑर्गेनिज्म को निर्माण कर सकता है तो उस समय को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। अगर हम इससे बात करें अलग अलग एनिमल्स के बारे में तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग समय लेते हैं। मतलब कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की तो ह्यूमन में अगर हम बात करते हैं कि उनका ये जो जुवेनाइल फेज था वो जन्म लेने से लेकर के 12 से 13 साल तक का होता है जुवेनाइल फेज। जब जुवेनाइल फेज खत्म हुआ तो स्टार्ट क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि अब उनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब वो रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 12 या 13 जो एज है वहां से लेकर के जब तक उनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स निर्माण हो रहे हैं तब तक वो फेज कौन सा है? रिप्रोडक्टिव फेज। तो 12 से 13 से लेकर के अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 50 से 55 साल। ह्यूमन फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 12 से 13 साल से लेकर के 50 से 55 साल तक का जो ये टाइम है वो फीमेल का क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। वहीं पर अगर हम ह्यूमन मेल की बात कर लें तो 12 से 13 से लेकर के लगभग 80 साल तक रिप्रोडक्टिव फेज है मेल का। तो अगर हम कंपेयर करें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ तो ये चीजें वेरिएशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में जितना टाइम पीरियड है, इवन ह्यूमन की इतना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाते हैं। अगर हम किसी डॉग की बात कर लें, अगर हम किसी कैट की बात कर लें, हॉर्स की बात कर लें, तो ह्यूमन के इतना लाइफ स्पैन भी नहीं है उनके पास। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज कैसे उनके पास होगा इतना बड़ा? तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करता है। क्या चीज? रिप्रोडक्टिव फेज। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो कैपेबल हो जाए, जब वो योग्य हो जाए एक नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए, जन्म देने के लिए, तो क्या कहलाएगा उस टाइम पीरियड को? रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और जानेंगे क्या होता है सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज, ठीक है। द पीरियड आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोला? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का पीरियड, ठीक है, क्या कहलाता है? सेंसेंट फेज। व्हेन अ सेल लूजेस इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हुआ कि उस समय जो भी ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल को जन्म देने लायक थे, क्योंकि उनके बॉडी में सेल्स बन रहे थे। सेल्स उस तरीके के थे कि वो नए नए सेल को बना सके। लेकिन
एक टाइम ऐसा आता है जब सेल रिप्रोड्यूस होना बंद हो गया, जो सेल है वो अब एबिलिटी खो गया है सेल डिवीजन करने का, तो उस समय एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाएगा, एक नया इंडिविजुअल डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उस समय को हम लोग बोलते हैं सेंसेंट फेज, यानी कि एक वैसा फेज जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अब एबल नहीं है न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बोला है कि यहां पर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस कर देता है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या करता है? लॉस करता है। आपको एक टास्क दे जा रहा है। टास्क क्या है? आप रिसर्च करोगे, आप जानकारी प्राप्त करोगे क्या होता है सेल एजिंग। सेल एजिंग, और जिन किसी को भी पता चलेगा क्या होता है सेल एजिंग, वो अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग समझने वाले हैं सेक्सुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट 2 तरह का होता है। हम लोग एक नया टॉपिक पर आ रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट पर। फ्लावरिंग प्लांट 2 तरह का होता है, नाम है मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। पहला हम बात करते हैं मोनोकार्पिक के बारे में। क्या होता है मोनोकार्पिक? मोनोकार्पिक प्लांट फ्लावर वंस इन देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में मात्र ये एक बार ही फ्लावर उत्पन्न करता है, मात्र एक बार। आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट एंड डाई, और ये फ्लावर उत्पन्न करने के बाद ये फ्रूट का निर्माण करता है, और फ्रूट का निर्माण करने के बाद ये मर जाता है। यानी कि अगर कोई वैसा प्लांट है जो कि उसके पूरे जीवन काल में मात्र एक ही बार फ्लावर उत्पन्न हो और फ्लावरिंग के बाद उसके ऊपर फॉर्मेशन हो फ्रूट का, और फ्रूट के बाद वो मर जाए, दोबारा वो फ्लावर और फ्रूट का निर्माण ना करे, तो इस तरीके के प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, यहां पर कुछ प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है। एनुअल्स में है व्हीट राइस और वाइनल में है कैरेट और रेडिस। आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पॉलीकार्पिक के ऊपर। पॉलीकार्पिक क्या होता है? पॉली मतलब हो गया मेनी, अकार्पिक मतलब फ्लावर। Polycarpic flower plants are perennial and flower repeatedly at interval every year। बोला है कि जो पॉलीकार्पिक प्लांट है पेरिनियल होता है, यानी कि ये 1 से ज्यादा साल तक जीता है, मतलब कि बहुत साल तक ये जिंदा रहता है, और इसमें फ्लावर भी उत्पन्न होता है बार बार। ठीक है, यहाँ पर पॉलीकार्पिक प्लांट जो है वो पेरिनियल होता है और इसमें बार बार फ्लावर का भी निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में है एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, यानी कि एप्पल में, मैंगो में और ऑरेंज, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट जिनमें 1 से ज्यादा बार फ्लावर और फ्रूट्स का निर्माण होता है। सो आप इसको नोट कीजिए और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।